टाटा स्टील से शुरुआत कर लेते हैं, ये भी आज के गूगल ट्रेंड में छाया हुआ है। टाटा स्टील पे जो है सर अभी क्या करना चाहिए? आज अगर देखें तो मजबूती आती हुई वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है टाटा स्टील में। हालांकि स्टील में वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी है और टाटा समूह में वैसे ही समस्या, ऊपर से स्टील सेल भी नहीं चल रहा। क्या करें सर? ये 188 के आसपास आज की टिप्पणी पहली क्या रहेगी इस पर? टाटा स्टील कल भी डिस्कस हुआ था कि 10-20 डे मूविंग एवरेज में आया है, यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। पहला इमीडिएट स्विंग टारगेट आपका ऑल टाइम हाई 190 रुपए 65 पैसे होना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक जा रहा है 220 रुपए, तो लेना बेचना आपको रेगुलर करते रहना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर लेके सो जाइए, रोज रोज सवाल नहीं आना चाहिए। और अगर रोज सवाल आ रहा है मतलब आप ट्रेडर हैं, तो यहाँ से आपको पिलर टू पोस्ट वाले ट्रेड करना चाहिए। तो पिलर पे आपने कल बाई किया 184 पे, तो पोस्ट पे आपका टारगेट 190 रुपए 191 रुपए होना चाहिए। वहां पे प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे डिप पे बाई कीजिए, फिर ऑल टाइम हाई पे सेल कीजिए। तो स्टॉक सेकुलर बुल रन में है, हर डिप पे बाई कीजिए, ऑल टाइम हाई पे सेल कर लीजिए। जब बात है टाटा स्टील को लेकर के, और जिनके पास है वो होल्ड ही करें ना सर अभी तो। फिर इन्वेस्टर्स को तो देखना भी नहीं चाहिए 240 रुपए के पहले। पाप करेंगे आप, पाप लगेगा आपको। पाप लगेगा, ये देखिए। अब बनारस से बोल रहे हैं भाई साहब, और बड़ा मतलब ग्रहों का ज्ञान भी है, तो ध्यान रखिए आप लोग। इस बीच 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने ट्विटर, जैसे कि एक्स कहते हैं, उस पर लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और जो गलत जानकारियाँ इधर उधर से आ रही हैं उससे लोग बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो निकल करके आया है वो है यस बैंक। यस बैंक पे भी बातचीत हुई थी, परसों न हुई थी शायद आपसे। यस बैंक पे जो है अभी ज़रा नज़र डालें तो फ्लैट ही है, कोई ख़ास गतिविधि तो है नहीं। ये ट्रेंड में क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा है आज। सर क्या टिप्पणी रहेगी? नतीजे हालांकि 2 दिन पहले आए हैं, आज ऑलमोस्ट फ्लैट, लेकिन गूगल भाई साहब में ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये फ़िलहाल के लिए ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है सर? नतीजे तो ठीक थे, उम्मीद से बेहतर थे, फिर भी वो होल्ड नहीं कर पाया। अभी क्या करना चाहिए इस बैंक में? इस बैंक हमेशा की तरह 24 रुपए 20 पैसे आता है और वहां से करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट होने आता है, जो करेंटली 21 रुपए 28 पैसे पे है, तो 21-28 तक आ सकता है। 3 दिन पहले भी जब डिस्कशन हुआ था, जब रिजल्ट के आसपास, तब भी ये अपना व्यू क्लियर था कि 24 रुपए 30 पैसे जब तक ये नहीं पार हो रहा है तब तक यस बैंक में किसी तरह का कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं बनेगा। यस बैंक में लॉन्ग ट्रेड तभी बनेगा जब 24 रुपए 30 पैसे पार होगा, तब आपको फटाफट मोमेंटम 27 रुपए 44 पैसे और 28 रुपए 55 पैसे का मिलेगा, अगर 24-30 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो। अभी तो ब्रेकआउट भी नहीं आया है, जब ब्रेकआउट आएगा तब हम सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पे डिबेट करेंगे, बट अभी तो ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा है। तो 21-28 आ सकता है, वहां से सपोर्ट मिला तो फिर एक अटेम्प्ट मारेगा 24-30 का। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हुए अगली का जो है कंपनियों पे फोकस करते हैं, और ज़्यादातर तो PSUs हैं। PSUs पे अभी थोड़ी देर में रुक कर के बात करेंगे, मतलब जब हम PSU सेकंड सेगमेंट में। टाटा मोटर्स एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है निकल करके आया है। टाटा मोटर्स, सर टाटा समूह में थोड़ा सा प्रेशर रहा है बीच में, लेकिन आज की इस रैली में टाटा मोटर्स में कल भी मोमेंटम था, आज भी मोमेंटम है। 350-349 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी क्या करना चाहिए? ऑटो को लेकर के उम्मीदें क्या है सर आपकी? देखिए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में तो जो पुराना व्यू है अभी भी वही है। 378 तक पुल बैक आनी थी, जो कि 5 जनवरी पे कंप्लीट हुई है 375 के हाई के साथ। वहां से फिर इसने नया लो, जो पिछला लो था 337, उसको तोड़ते हुए कल लो बनाया है 336 का। फिर से बाउंस बैक आ रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज 353 या 50 डे मूविंग एवरेज 363 तक आ सकता है, बट इवेंचुअली 320 का टारगेट जो हम लंबे समय से डिस्कस करते आ रहे हैं वो आ जाएगा। आपको अगर टाटा मोटर्स में रहना ही है तो एनी डे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ज्यादा अच्छा है, जिसमें अभी भी 422 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यानी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है। तो जब तक 422 नहीं टूटता है आपको टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में लॉन्ग रहना चाहिए। जहां तक ऑटोज की बात है,
सेक्टोरियल इंडाइसेस पे देखें तो जैसे रियलिटी एक्सट्रीमली वीक है, एफएमसीजी एक्सट्रीमली वीक है, फार्मा पे फील्ड ब्रेकआउट है। उसी तरीके से ऑटो पे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ऑटो इंडेक्स का 27,176, हम उसके ऊपर लास्ट मंथ भी टिके और करंट मंथ में उसी हाई को स्वीप करके उसके नीचे आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, बट थर्ड डाउन वीक है, स्विंग लो स्वीप हो रहा है वीकली चार्ट पे 27,030 का। तो ऑटो में अब यहां से चूंकि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट फेल हुआ है लेकिन वीकली स्विंग हाई प्रोटेक्ट हुआ है, तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में आके अटक गया है। तो अब ये सैंडविच बना रहेगा, कंसोलिडेशन चलेगी और मैं ये मान के चल रहा हूं कि कंसोलिडेशन के बाद नया ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट इस चॉपीनेस में जैसे वीक काउंटर है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल या बाकी वीक काउंटर्स हैं ऑटो एंसिलरी वाले, ये सब टूट जाएंगे और जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है जैसे टाटा मोटर पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल, अशोक लीलैंड, इस टाइप के शेयर या तो कंसोलिडेट करेंगे या ऊपर की तरफ चलेंगे। तो सेलेक्टिव जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है ऑटो में, उनमें आप लॉन्ग रह सकते हैं, बाकी सबसे निकल जाना चाहिए। ठीक सर, ये बात यहाँ पर आ गई टाटा मोटर्स को लेकर के। और अब जो है अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो आज का है, जहाँ पर शानदार नतीजे रहे और बहुत दिन से बहुत लोगों के सवाल भर भर के आए हैं, वो है वारी। वारी पे काफ़ी दिनों बाद एक रैली आई है। मैनेजमेंट की आज मैं टिप्पणियाँ सुन रहा था, वो भी काफ़ी अग्रेसिव टिप्पणियाँ हैं फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के। उनका कहना ये है कि आगे चल कर के कंपनी के जो नतीजे रहे और बेहतर रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस के रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर हैं, यानी पिछली तिमाही से तुलना है। पिछली तिमाही से अगर हम तुलना करेंगे तो 26% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा 38% बढ़ा है। YoY फिगर देखेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई देगी। मार्जिन्स जो है वो भी 2% इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, शानदार नतीजे। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो मीडिया में वो अभी बातचीत कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये क्या कुछ हालात सुधरेंगे पावर कंपनियों के? और पूरा स्पेसिफिक अगर हम वारी एनर्जीज पर ही बात करें तो 2600 के आसपास कैसा लग रहा है? सर, वारी एनर्जी में तो देखिए 3743 का जो ब्रेकडाउन था उसका आखिरी टारगेट हमने डिस्कस किया था 2530, जिसके नीचे कल जाके क्लोज किया और आज रिजल्ट के सारे गैप अप खुला है उसके ऊपर। अभी तक 500% वॉल्यूम राइज है, 6.1 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है। अब जब तक 2530 नहीं टूटता है, डाउनसाइड मोमेंटम इसमें मिलना मुश्किल है। 2530 अगर नहीं टूटता है तो पहला टारगेट 20 डे मूविंग एवरेज 2700 था, वो आ चुका, हिट हो गया है। अब 2700 के ऊपर टुकेगा तो 50 डे मूविंग एवरेज 2900 रुपए के आसपास है, वहां तक की रैली मिल सकती है। आज का वॉल्यूम काफी अच्छा है, ये एक एटलीस्ट लाइन इन द सैंड आ रहा है, किका पैटर्न की फॉर्मेशन है। तो मेरे को लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन में ये 2850, 2890 50 डे मूविंग एवरेज की रेंज तक जा सकता है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है इस बीच एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मतलब जब बाजार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। जब बाजार डाउन रहता है, लोग तनाव में रहते हैं, तब आप रंगीन कपड़े पहन के आते हैं। बहुत दिनों बाद बाजार में हरियाली लौटी, आप पूरा मतलब मतलब जो है सफ़ेद सफ़ेद, कारण क्या है इसके पीछे? और कल की शांति का संदेश, शांति का संदेश मतलब ऊपर जी के साथ शांति करा के आए हैं सर, तभी सफेद झंडा दिखा रहे हैं। अच्छा, कल जो शांति हुई है ट्रम्प साहब की तरफ से, उसलिए आपने वाह, मतलब मेहमान भी हमारे मतलब जो है अद्भुत अद्भुत, वाह। हर व्यक्ति अपने मतलब बोलने से पहले ही आप संदेश समझ जाइए। मार्केट में क्या भी हुआ सर, संक्षेप में, अभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात कर रहे हैं तो जी विपुल जी देखिए, निफ्टी अभी 25,300 के आसपास फ्यूचर चल रहा है और स्पॉट 285 के आसपास चल रहा है, यानी 30 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। मंडे हमारा मार्केट बंद है, आज गुरुवार पे खड़े हैं, कल का एक आखिरी दिन है और उसके बाद हमारी एक्सपायरी आ जाएगी। कल हमने जो बाजार में लोअर साइड के लेवल्स देखे, उसके बाद आज करीब करीब कल के लो से अगर आज को कंपेयर करें तो 500 पॉइंट की रिकवरी आई और वापस से 200 पॉइंट ढहता हुआ नजर आया बाजार। टेक्निकल टर्म्स में विपुल जी इसको डेड कैट बाउंस कहते हैं, यानी जो आज ये मूवमेंट आई और ये आज क्यों आई ये भी हमारे जनता को समझना जरूरी है, जो हमारे बोनस परिवार के सदस्य हैं। कि देखिए, कल किसी ने भी जो भी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके गया होगा, आज गैप अप ओपनिंग होने वाली थी, 350 के आसपास एक्सपेक्टेड थी, वहां से 475 तक का हाई मारा। तो कल जिन्होंने कॉल ऑप्शन को राइट करके गए होंगे वो शॉर्ट कवरिंग आनी एक्सपेक्टेड थी, वो हाई लगाया बाजार ने। और फिर बाजार ने अभी जो करेक्शन दिया है ये गैप फिलिंग वाला करेक्शन था कि भाई कल जहां क्लोज हुए थे वहां तक का गैप एक फिल होना बाकी था।
अब मुद्दे की बात कि भाई आगे क्या होगा, तो देखिए विपुल जी, अपन अभी भी 27,500 का टारगेट देखते हैं, लेकिन कंडीशनल टारगेट है, इसको 25,800 के ऊपर क्लोज हो जाए, बस एक बार 25,800 के ऊपर क्लोज हो जाए, डंके की चोट पे कहता हूँ 1700 पॉइंट की रैली एक देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए 25,800 को कटना पड़ेगा। जब तक 25,800 नहीं कट रहा है तब तक 25,000 का अहम सपोर्ट रहेगा, और 25,800 के कटने के बाद एक नए हरे नीले नए आसमान की तरफ बाजार बढ़ना चालू कर देगा। अब ये रेंज तो बहुत बड़ी हो गई, तो अगर विपुल जी आज की क्लोजिंग 25,350 की हो जाती है तो ये बुलिश व्यू कंटिन्यू रहेगा आगे आने वाले टाइम के लिए 25,800 तक के लिए। 25,280 के नीचे की क्लोजिंग होती है, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अगर स्पॉट की बात करूं तो 25,250 इसके नीचे की क्लोजिंग होती है, तो बाजार वापस से ये डेड कैट बाउंस के फॉल को, या फिर जो अभी 2-4-8 दिन का करेक्शन ट्रिगर होकर रखा है या फिर ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ये कुछ आंकड़े, अहम आंकड़े, जिनके बेसिस पे आपको अपने व्यू बनाने पड़ेंगे जो अपने को देख रहे हैं। चलिए अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स लाएं, उससे पहले जरा लेकर के आते हैं जरा गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के अंदर आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और अब सर मतलब इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लोग ट्रेड करने लगे हैं, तो हमने सोचा कि इसको जो है अवश्य जो है आज के कार्यक्रम में शामिल करें। आपको बता दें कि आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के अंदर। गोल्ड ईटीएफ 10%, सिल्वर ईटीएफ 15% तक टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड जो है जितने ईटीएफ्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। निपॉन की बात कर लीजिए, आप टाटा की बात कर लीजिए, अभी स्क्रीन पर लेकर के भी हम आएंगे, वहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या अब ये गिरावट की शुरुआत है? महत्वपूर्ण सवाल ये कि या फिर यहां से फिर रिकवरी आएगी? गिरावट में क्या बाय कर सकते हैं, या अभी ये जो गिरावट का ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा? तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ये हमारे दो विशेष मेहमान जो है उनसे पूछते हैं। कल ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट जो आया यूरोप को लेकर के, ग्रीनलैंड को लेकर के, उसके बाद जो थोड़ी सी लगा कि अब दुनिया में शांति होगी, उसके बाद सिल्वर की कीमतों में गिरावट जो आई है उसका असर हम देख रहे हैं कि सिल्वर ईटीएफ के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, और तेज गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए टाटा सिल्वर का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इस समय करीब 15% नीचे ट्रेड करता हुआ, निपॉन का फंड भी जो है वो हम देख रहे हैं करीब 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्रॉस द बोर्ड जितने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, जितने गोल्ड ट्रेडेड फंड है उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों विशेष मेहमानों से समझते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 9% नीचे सिल्वर का एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ जो है यहाँ पर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, अब करीब 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए, दोनों विशेष मेहमानों की टिप्पणी लेते हैं। पहले अमित जी, चूंकि आप कमोडिटी ट्रेड कर देखते हैं काफ़ी नज़दीक से, आपका व्यू क्या है सिल्वर को लेकर के, और अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो लोगों ने हाल फिलहाल में ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाई है या जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई है, गिरावट का वेट कर रहे थे, इस गिरावट में क्या खरीद सकते हैं? देखिए विपुल जी, मैं ना गोल्ड का व्यू दे देता हूँ। जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है 1,50,500 के आसपास चल रहे हैं, तो इसको ईटीएफ से कंपेयर करते आएगा लोगों को, क्योंकि ईटीएफ की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। 1,50,500 का अभी फरवरी वायदा चल रहा है, 1,53 का तेज नहीं लगता है, और 1,44 का मंदा नहीं लगता है। अब ये जो फॉल आया हुआ है, ये क्यों आया हुआ है? सबसे पहली बात तो ये सर विपुल जी, आज जैसा आपने जिक्र किया कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिली हमको ट्रम्प साहब के बिहेवियर में, तो ये प्रॉफिट बुकिंग की तरह एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कामनेस थोड़े लंबे समय तक चलेगी, तो गोल्ड और सिल्वर के जो भी ईटीएफ हैं, ये हो सकता है बहुत टूटने की संभावना तो कम है, लेकिन 1,44,000 रुपए के आसपास बेस्ट 1,45,000 रुपए मोटा माटी पकड़ लेते हैं, यानी यहां से 5,000 रुपए तक का फॉल गोल्ड में संभव है, यानी कि 3 से 4% का गिरावट आ सकती है। वहां तक बाजार गिर सकता है। और विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़े लंबे समय के एक्यूमुलेशन जोन पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक टर्म होती है हमारे फाइनेंस में, कि अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, आपको नुकसान नहीं हो रहा है, तो और आपका बाजार और आपका पैसा वहीं खड़ा हुआ है, तो भी बड़े लोग कहीं ना कहीं पैसा बनाते रहते हैं, तो वो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जनता का कुछ समय के लिए। तो अभी जो निवेश करके रखे हुए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से 4-5% के फॉल और संभव है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। 1,45, 1,44 के आसपास अगर गोल्ड मिले तो वहां पर दबा के माल ले सकते हैं। 1,44 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। और ये ट्रम्प साहब जब तक हॉट सीट में बैठे हुए हैं, तब तक ये बाजार में उतार चढ़ाव दिखते रहेंगे। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पोजीशन बनाए हुए हैं, तो 1,53 के आसपास मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए गोल्ड, यानी जब गोल्ड एमसीएक्स का 1,53 के आसपास आता है तो। और हर गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2,75 का मंदा नहीं लगता है विपुल जी। अगर कोई सोच रहा है कि ये 2 लाख में मिल जाएगी मुझे आगे चांदी 1.5 लाख में मिल जाएगी, तो वो सपने रहेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जिसको मैं कहता हूं।
हाँ, लेकिन गिरावट 2,75,000 2,80,000 रुपए तक की संभव है। और ओवरऑल 3,85,000 रुपए का भाव भी हम यही साल देख सकते हैं। चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। तो सोने में 4-5% की और गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट में खरीदारी की संभावना, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, ये मानना है अमित जी का। इसके अलावा अब जो है अंशुल सर, आप चूंकि देखते हैं तकनीकी चार्ट को लेकर के, ये भी अब शेयर की तरह ट्रेड हो रहे हैं, बहुत लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे पैसे भी लोगों ने बनाए हैं। अभी अगर ईटीएफ को जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, इस गिरावट में क्या करें? क्या यहाँ से एग्जिट कर लें अब, या फिर कहाँ पे जो लोग न्यू एंट्री करना चाह रहे हैं, एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई संभावनाएं हैं क्या, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, और जो फंडामेंटल आप ज्ञान देना चाहें जी? तो देखिए, जब इंटरिम बजट के पास पीएसयूज पे मैंने टॉप कॉल किया था कि 40-50% स्टॉक गिर जाएंगे, ओला 100 रुपए पे जब बोला था 10 रुपए आएगा, काफी ब्रह्म वाक्य सुनने मिले थे। बट फिर भी मैं अपनी गर्दन बाहर निकाल के फिर यही कहूंगा, बेच दीजिए, निकल जाइए, खत्म कीजिए। अब यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब आप रोते बैठेंगे अगर यहाँ से और 4-6 महीने अगर आप होल्ड करेंगे, सिवाय आंसू बहाने के आपको कुछ नहीं मिलेगा। गोल्ड का इतिहास देख लीजिए, 1980 में जब यूफोरिया टॉप बना था 40 से 45% करेक्ट हुआ था। 2011 में जब यूफोरिया टॉप 850 का 1980 में बना था, 1920 या 21 का 2011 में बना था, और मेरे को याद है 6 लोअर सर्किट चांदी ने मारी थी, 40% के आसपास करेक्शन हुआ था। फिर आके डबल टॉप 2021 में जब बना था 2050 के आसपास, फिर 25% करेक्शन हुआ था ऑल टाइम हाई से, और फिर 4,900 का जो लास्ट टारगेट था ये अचीव हुआ है, और लगभग 99 होना चाहिए था सिल्वर पे, लेकिन 96 पे अटक गया है। ऑलमोस्ट यूफोरिक टॉप पे हैं हम। 19-20 इधर से थोड़ा बहुत ऊपर मिल सकता है, लेकिन जिस दिन करेक्शन चालू हुआ 25-30% का तो आपको वर्टिकल ड्रॉप देखने मिलेगा। अगर ये 5% 4% का ड्रॉप आपको परेशान कर रहा है ऑल टाइम हाई से, तो आप समझ लीजिए जब 20-25% ये होगा तो आपका क्या हाल होगा। और हिस्टोरिकली ऑल टाइम मतलब यूफोरिक टॉप से 40% का एवरेज करेक्शन गोल्ड में हमेशा रहा है। तो इतनी वोलेटिलिटी अगर आप झेल सकते हैं, और जनरली जब टॉप बने हैं उसके बाद लगभग 7-8 साल कंसोलिडेशन में गोल्ड गया है कम से कम। 2011 का फिर 2021 में हाई बना था, 1980 का फिर 2006, 7, 8 के बाद क्रॉस हुआ था। तो अगर ये 5-7-8 साल साइडवेज जीरो रिटर्न वाला पीरियड, ये सब अगर आप झेलने तैयार हैं, वही बाइंग क्लाइमेक्स वाले सारे दर्द आप झेलने तैयार हैं, तो बने रहिए। नहीं तो आखिरी ये छिलके का रस निकालना छोड़िए और बेच के खाली कीजिए, भूल जाइए गोल्ड सिल्वर को। तो ये सर जो लोग एटीएफ में बने हुए हैं और अच्छा प्रॉफिट, बहुत लोगों के डबल ट्रिपल हो गए पैसे, क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? पहला सवाल भी इससे बहुत स्पेसिफिक से, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कभी अवॉइड करना चाहिए गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के अंदर सिर्फ? अब गोल्ड सिल्वर में बाइंग की चीज आप भूल जाइए। अगर आपके पास रखा है तो बेच दीजिए। 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर का प्राइस दिख जाए तो घबराइए मत। इवेंचुअली समय की बात है, आ जाए, कल आए, 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, 20 से 30% ऑल टाइम हाई से ड्रॉप गोल्ड सिल्वर में ऑलमोस्ट डन डील है। किस दिन ट्रिगर होगा ये उंगली रखना मुश्किल है, बट नियर अबाउट, और थोड़ा सा समय खींच ले। ऊपर जाने के लिए चिल्लर है। अठन्नी चवन्नी उठाने के चक्कर में 100 के नोट की गड्डी मत गिरा दीजिएगा जेब से, बेच के निकल जाइए। मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ, ये कहां से मैंने सीखा था। तो आपको पता है बनारस में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो जब हम यहाँ पुराने ऑफिस के वहां पे उतर के आगे जाते थे तो नींबू का रस, वो शिकंजी बिकती थी, तो वो क्या करता था, नींबू काट के वो मशीन में डालता था और ऐसे एक बार दबाता था और छोड़ देता था। तो मैंने उससे और फेंक देता था, बोला भाई अभी उसमें बहुत रस बचा हुआ है, एक बार दबा के तुमने क्यों फेंक दिया? तो उसको और निचोड़ोगे रस निकलेगा। आप सोचिए कि मतलब वो आदमी ठेला लगाने वाला बहुत पढ़ा लिखा नहीं, इतना व्यवहारिक ज्ञान दिया था कि साहब अगर पूरा रस निचोड़ेंगे ना तो शुरू में मीठा निकलता है, आखिरी में छिलके का कड़वा रस निकलता है। फिर उसको बैलेंस करने के लिए मुझे शक्कर ज्यादा डालनी पड़ेगी, फिर पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, तो एक ग्लास आपकी जगह, छोटी ग्लास की जगह बड़ा ग्लास बनाना पड़ेगा, तब टेस्ट आपका मैनेज होगा, तो मेरा लॉस होगा। तो ये आखिरी का रस छोड़ देना मेरे लिए ज्यादा फायदे का सौदा है। तो अगर आपको वो कड़वापन नहीं चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो ये छिलके का रस निकालना बंद कीजिए।
आखिरी का ये 8-10% या लास्ट की रैली छोड़ दीजिए, मोटा मोटा मीट ऑफ द मूव आपको मिल चुका है, बेच के खाली हो लीजिए। दो महत्वपूर्ण बात, अंशुल जी का मानना ये है कि अभी जो है करंट लेवल से 20 से 30% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आएगी। जरा एक बार अगर हम दिखा सकें स्क्रीन पर दोनों विशेषज्ञों की राय लिखित रूप से भी क्या कहा गया है। इसको हटा दीजिए, अगर जो हमारी गेस्ट ने बोला है उसको अगर हम खाली स्क्रीन पर दिखा सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो हमने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। तो इसमें जो है आपको बता दें, जो मोटी मोटी बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि अमित जी कह रहे हैं गोल्ड सिल्वर ETF में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा सोने में जरूर 4-5% की गिरावट हो सकती है, ये अमित जैन जी का मानना है। लेकिन अंशुल जी मान रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर ETF में अब नई बाइंग नहीं करनी चाहिए और गोल्ड सिल्वर अभी ऊपरी स्तर से जो है वो 20 से 30% टूटेंगे, नई खरीदारी से पूरी तरीके से बचें। ये राय यहाँ पर अमित जी और अंशुल जी की निकल के आई है और दोनों की राय अपने अपने स्तर से थोड़ी सी विपरीत है। तो आप अपनी रणनीति जो है इन लोगों की बात सुन करके, अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र की बात सुन करके अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। लेकिन आज अभी क्या करना चाहिए इस पर लेकर के काफ़ी डिटेल में बातचीत हो गई। चलिए, लिखित रूप में शायद हम दिखा नहीं पाए अभी आपको, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ जो है अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है वो हम तलाशने की कोशिश करते हैं। और अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है वो निकल करके आया है जो है JNK बैंक पे जरा देखिए सर, कल इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद अच्छा मोमेंटम बनता हुआ कल से दिखाई दिया है। इस शेयर में लगातार प्रेशर था, खासतौर से पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ था उसके बाद से, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो बेहतर दिखाई दिए हैं। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, 4-4.5% ऊपर, एक बार फिर से 107 के आसपास आता हुआ आज 109.80 का हाई लगाया है। क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है या उससे भी ऊपर जा सकता है? सर मेरे लिए सवाल है। हाँ, अमित जी से सवाल है जी। विपुल जी, बढ़िया सेटअप के साथ बढ़ रहा है, बाजार 108 रुपए के आसपास ट्रेड करा रहा है। मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद 100 रुपए के आसपास ही अटका हुआ था बहुत टाइम तक, एक दो बार 116 रुपए तक गया, वापस से 100 रुपए तक की स्टेबिलिटी दिखाने लगता था। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, इमीडिएट बेसिस पे 116 रुपए पॉसिबल है और 117 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो 134 रुपए भी पॉसिबल है। अगर किसी को लॉन्ग करना है तो अच्छा बेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा निगोशिएट करना चाहिए बाजार से। अगर ये 103 104 के आसपास मिले तो लेना चाहिए। पहला, अगर बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से और बहुत छोटी सी अवधि के लिए बाय करना है तो 99 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और थोड़े लंबे समय की अवधि के लिए बाय करना है तो 87 का स्टॉप लॉस रखना है। एक बार 116-17 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो 134 रुपए और प्रोबेबली हम एक नया हाई लगते देखें 150 रुपए तक का कैंडिडेट साल भर के अंदर ही बन सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर के निकल के आई है। अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर के आते हैं जो कि आज ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। हालांकि ज़्यादातर PSUs हैं, उस पर मैं अगले सेगमेंट में बात करना चाहा था, लेकिन सर अभी जो है आपकी राय जानना चाहेंगे, टायर कंपनीज को लेकर के क्या व्यू है? सीएट अच्छा मूव दिखा रहा है, लेकिन क्या थोड़े सस्ते शेयरों में कुछ जान दिखाई दे रही है? सीएट थोड़ा सा लोगों को टिकट साइज महंगा लग सकता है, आपका मानना क्या है? हालांकि ट्रेंड में सीएट ही है। अपोलो टायर में कुछ गुंजाइश हो सकती है क्या सर? 1% के आसपास की तेजी है या सीएट ही ठीक लग रहा है? अच्छा, सीएट थोड़ा सा टिकट साइज बड़ी हो जाती है और एक फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, लेकिन इतने बड़े टिकट साइज में जनरली वॉल्यूम कम रहता है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है अनलेस हाई वॉल्यूम हो। तो मैं सीएट से थोड़ी सी दूरी बना के रखता हूं। अपोलो टायर में जरूर पैटर्न डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी ब्रेकआउट से दूर है। 540 रुपए 50 पैसे का ब्रेकआउट पॉइंट है, तब तक और अभी शायद 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगा दे कंसोलिडेट करने में, तो इंटरेस्ट 540 रुपए के ऊपर ही आना चाहिए। जेके टायर जरूर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास ही झूल रहा है, यहाँ पे एक 10-12-15 रुपए की एक्टिविटी दिख सकती है, बट आई वुड वेट फॉर अपोलो टायर। वहां पे ज्यादा अच्छा पैटर्न बन रहा है, 540 निकलने के बाद वहां पे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। ये बात जो है अपोलो टायर पे निकल करके आती हुई, अपोलो टायर और सेट को लेकर के। चलिए, लगातार जो हमारे जो स्टॉक्स हैं कैपिटल मार्केट वाले वो ट्रेंड पे हैं, लगातार डेली हम बेसिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो हमारा चैट बॉक्स हो या फिर गूगल ट्रेंड, ये लगातार ट्रेंड में बने हुए हैं। सर जो है ज़रा बताइए BSE पर आपका व्यू क्या है? यहाँ पर अमित जी आप देखिए,
और BSE पे चूँकि अंशुल जी ने कहा कि उनका थोड़ा विरोधाभास चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है, तो उनसे हम MCX के बारे में पूछ लेते हैं। आप MCX देख लीजिए सर अंशुल सर, तब तक मैं अमित जी से राय ले लेता हूँ BSE को लेकर के। आज 0.25% की तेजी है, 2700 का लेवल क्रॉस होता हुआ। अच्छा, इस बीच अगर कोई ट्रेड दिखाई दे आप लोगों को तो बिल्कुल जरा बताइएगा। जी सर। विपुल जी, अभी BSE 2700 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस वीक की अगर क्लोजिंग 2740 रुपए के ऊपर की हो जाती है तो ये 3050 तक का कैंडिडेट बन जाएगा। अभी तो करेक्टिव फेज में बाजार अगर ये 2570 रुपए के आसपास मिले, 2570 तो बहुत नीचे हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से इसको ले सकते हैं विपुल जी। अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 2500 रुपए के स्टॉप लॉस से 3050 तक के टारगेट के लिए, और 3050 के बाद भी इसके पोटेंशियल है 3400 रुपए तक के जाने के। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2500 रुपए के नीचे का, 3050 और 3200 के टारगेट आने वाले साल भर में। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ चलिए, इस बीच बाजार ऊपर से तेजी से हल्का हुआ है। 435 का हाई लगाने के बाद 25435 का, अब 25270 का भाव स्तर जो है देखने को मिल रहा है। तो मतलब ऊपर से फिसला है बाजार। क्या अब आगे रिकवरी आएगी? इस पर थोड़ा सा ये सेगमेंट के ख़त्म करके एक टिप्पणी लेते हैं हमारे अपने एक्सपर्ट की, लेकिन पहले जरा MCX को देखते हैं। सर MCX पे क्या करना चाहिए अंशुल सर? सर MCX पे 3 दिन से ATR एक्सटेंशन कैंडल दिख रही है और 2338 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था कि इसके नीचे क्लोज करा तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंट्राडे में उसके नीचे चल रहा है, बट क्लोजिंग बेसिस के लिए वेट कीजिए। अगर 3:15 बजे के आसपास 2338 के नीचे टिका रहता है, प्रॉफिट बुक करके एक बार अलग हो जाइएगा। डिप पे कहीं भी 1923 तक आ सकता है, वहां पे दोबारा से री एंट्री देखेंगे, बट आज 2338 के नीचे क्लोज करे, क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बात MCX को लेकर निकल के आई है। इस बीच आज गूगल के ट्रेंड में जो है हम देख रहे हैं कम से कम 10, मतलब 10 तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 6-7 ट्रेंड जो है ना वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को लेकर के ही है। उसमें बहुत लोगों के ये भी ट्रेंड कर रहा है कि वाई सिल्वर प्राइस ड्रॉपिंग, इसीलिए हमने कहा कि आज इस पर डिटेल में बातचीत करते हैं। एक बार बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं और अभी भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, तो इन दोनों लोगों की राय जो है एक बार हम जरा स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बातचीत तो हम लोगों ने कर ली है, तो आप लोग चाहें जो लोग हैं वो दोबारा जो है इस पर जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं जब ये सेगमेंट अभी हम अपलोड करेंगे 11:30 बजे। गोल्ड सिल्वर ETF में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, अमित जी कह रहे हैं, और उनका मानना ये है कि ज़्यादा 4-5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। लेकिन अंशुल जी का स्पष्ट मानना है कि गोल्ड सिल्वर ETF को फिलहाल के लिए आप बेच दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ी बहुत अगर रिकवरी आती भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बड़ी तेज़ी की संभावना यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है। और फ्रेश बाइंग जो लोग करने की सोच रहे हैं उनके लिए जो है ये जो है स्तर सही नहीं है। गोल्ड सिल्वर ऊपरी स्तर से करीब जो उन्होंने हाई लगाया है वहाँ से 20 से 30% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। आज हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं, सिल्वर ETF में करीब 15% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड, चाहे टाटा का हो, निपॉन का हो, सब में हमने देखी। तो हमने कहा ये छोटी चर्चा जो है आप लोगों के लिए लेकर के हम आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और राय आप लोगों को मिल गई है, उसके अकॉर्डिंग अपनी राय आप बनाइए। ग्रो, हाँ ग्रो भी ट्रेंड में है। अमित सर देखिए ज़रा, अंशुल जैन की राय जो है हम लोग लगातार ले रहे हैं, अब अमित जैन जी की राय भी यहाँ पर आ जाए। आपकी राय क्या है? रिकवरी फिर से 0.3% ऊपर, इंट्राडे हाई के आसपास नज़दीक, क्या संभावनाएं लग रही हैं करंट लेवल पे? विपुल जी, ये मुझे ऐसा लगता है 169.70 के आसपास पॉज लेना चाहिए। अगर आज के सेशन में 163 और 161 के आसपास मिले, 161, 163 के आसपास, तो इसको बाय करा जा सकता है 157 के क्लोज टू क्लोज बेस के स्टॉप लॉस से, लेकिन बहुत बड़ी टारगेट नहीं, लेकिन 169.50 तक एक बार पॉसिबल है। और अगर 173 का आंकड़ा कट जाता है तब हम इसको 178 तक देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जिसको लेना है लेवल्स 163, 161 के आसपास लीजिए, 156 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 170 तक के टारगेट। ये बात ग्रो को लेकर के निकल के आई है फिलहाल के लिए। चूंकि कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं तो CDSL को छोड़ना ठीक नहीं है, एक CDSL भी देख लेते हैं। सर CDSL में कोई संभावना है क्या? 0.3% ये भी ऊपर है, कुछ किया जा सकता है यहाँ पर या छोड़ें अभी? तो CDSL में 1621 का जो ब्रेकडाउन आया था उसका 1378 टारगेट था, कल हम उसके नीचे क्लोज किए थे, तो आज डेड कैट बाउंस आ रहा है जो 10 डे मूविंग एवरेज 1400 तक आ सकता है।
1400 के ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज 1428 है, तो इस जोन तक बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट चार्ट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। डेड कैट बाउंस के बाद डाउन ट्रेंड रिज्यूम होगा। नीचे 1250 1223 पे गैप है, पुल बैक के बाद उस गैप को फिल करने वापस से नीचे आएगा। तो स्कैल्प करना है 1400 1420 तक कर लीजिए, बट ओवरऑल ट्रेंड और ट्रेड डाउन साइड का ज्यादा अच्छा है 1250 1223 गैप फिलिंग का। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है CDSL को लेकर के। और अब जो है बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर एक दो और स्टॉक्स जो है वो फटाफट अगर हम डिस्कस कर पाएँ तो। अच्छा, कुछ चीज़ें, एक बड़ा रिजल्ट छूट गया है डॉक्टर रेड्डीज़ का। डॉक्टर रेड्डीज़ के रिजल्ट ज़रा स्क्रीन पर अगर हमारे पास हों तो हम दिखा देते हैं, लेकिन आज अच्छा मोमेंटम है और जो है करीब 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है सर। ये देखिए स्क्रीन पर नतीजे आ गए। Q-on-Q बेसिस पे अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो घटा है मुनाफा, लेकिन YoY बेसिस पे बढ़ता हुआ मुनाफा दिखाई दिया है और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन थी डॉक्टर रेड्डीज़ को लेकर के उससे बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यू भी 5% बढ़ा है, EBITDA में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अमित जी, जरा चार्ट पे देखिए आज की इस रिकवरी में क्या कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो इस पर। यस विपुल जी, मैं डॉक्टर रेड्डी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं। इनफैक्ट हम एक सीरीज चलाते हैं हर घर वॉरेन बफे, उस सीरीज में हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो डिस्क्लेमर पहले ही है कि मेरे पर्सनल फैमिली की होल्डिंग में रहता है ये। अभी 1217 रुपए के आसपास चल रहा है। बेस्ट बाय लगता है मुझे 1140 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। आने वाले टाइम पर 1600 प्लस के भाव दिखाने के पोटेंशियल बनाएगा, लेकिन हो सकता है इसमें साल 2 साल 3 साल लग जाए। तो 1140 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी को अक्यूमुलेट किया जा सकता है 1190 रुपए तक की रेंज में, यानी करंट मार्केट प्राइस से 30 रुपए नीचे तक की रेंज में धीरे धीरे अक्यूमुलेट करिए। ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स 1600 प्लस के भाव में देखता हूँ। चलिए, ये बात जो है निकल के आई। चलिए, एक सवाल और अशोक लेलैंड को ले लेते हैं। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल, अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इस पर सवाल भी है हमारे एक गेस्ट, हमारे जो दर्शक हैं संजय कुमार धीर जी का। कह रहे हैं विपुल जी, अमित जी और जबलपुर वाले अंशुल जी को हरदा जिले का सुप्रभात। ये सर जबलपुर से भी संबंध है सर आपका? वाह। तो जबलपुर मेरा होम टाउन है सर। अच्छा, तो कर्म भूमि आपकी। अच्छा, आपने कल बताया था, मैं दिमाग से सर मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ वैसे। अरे सर, ये मतलब ये आप लोग को ऐसा तो नहीं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दोनों लोग? नहीं, अंशुल जी जानते होंगे, आप भेड़ाघाट के, मैं बालाघाट का हूँ। अरे बहुत बालाघाट मेरे ननिहाल है सर। वाह, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। अद्भुत है, अद्भुत है। क्या मंच है, मतलब जो है बिछड़े हुए भाई मिल गए यहाँ पर। कुंभ के मेले में खोए हुए थे। सर अशोक लेलैंड, अंशुल सर, देखिए जरा कभी किस लेवल पे खरीद सकते हैं ये जानना चाह रहे हैं संजय धीर साहब, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, अशोक लीलैंड में आप खरीद तो सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 183 के नीचे क्लोजिंग बेसिस ले लीजिए, बट क्वालिटी ऑफ ट्रेड बहुत अच्छी नहीं है। ATR एक्सटेंशन क्लियरली 1 जनवरी से 5 जनवरी तक दिखा है और कोई पुल बैक आया नहीं है। आज गैप के साथ ब्रेकआउट जरूर दिया है, बट एक क्वालिटी ऑफ ब्रेकआउट बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो जनरली अवॉइड करता, बट अगर आपको करना ही है तो 183 का बहुत टाइट स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस तो 176 का आता है। उतना बड़ा आप ले नहीं पाएंगे, 10 रुपए नीचे देख के फिर आपसे बिकेगा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 183 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर वो निकलता है तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि जहां से भी ब्रेकआउट फेल होगा या सपोर्ट टूटेगा 50 डे मूविंग एवरेज 170 पे है, वहां तक रीटेस्ट करने जरूर आएगा। तो एक लास्ट अटेम्प्ट मार रहा है, पास हुआ तो 199 तक, फेल हुआ तो फिर 170 तक। तो ये जो 50-50 प्राइस एक्शन आ जाता है, छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को हम कर रहे हैं यहीं पर समाप्त।